हाय स्टूडेंट्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस लेक्चर में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इसमें हम लोग समझेंगे कि ये एल्गोरिथम बेसिकली लाइन को किस प्रकार से क्लिप करता है, लाइन क्लिपिंग किस प्रकार से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है ये ध्यान दीजिए। हम लोगों ने इसके पहले स्टूडेंट विंडो पोर्ट और व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो इसमें क्या करना है, मान लिया जाए ये आपका एक विंडो है। ठीक है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे आपको पता होगा सारे टर्म्स, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, विंडो क्या है। ठीक है, अगर मैं व्यू पोर्ट की बात करूं तो वो क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वाला लेक्चर प्लीज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, अगर ये हमारा विंडो है तो यहाँ पे मैं कई सारे लाइन ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया, ये हो गया, कोई ऐसे हो गया, या ये सारे लाइंस हो गए। तो इसमें ये आपको पता करना है कि कोई दिए हुए पॉइंट्स के लिए, कोई दिए हुए लाइंस के लिए, जैसे ये लाइन है अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो इसे मान लेते हैं P1 और इसे P2। तो लाइन P1 कॉमा P2 के लिए, P1 P2 जो लाइन है उसके लिए मुझे पता करना है कि ये जो लाइन है ये क्या विंडो में है, यानी कि जो हमारा क्लिपिंग विंडो है क्या ये इसके अंदर है, ठीक है, या इसके बाहर है, या इसे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। फिर से बता रहा हूं, हमें किसी गिवन लाइन के लिए ये पता करना है कि ये जो हमारा लाइन है क्या ये क्लिपिंग विंडो में है, या क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड है, या ये जो मेरा लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं अगर दूसरे लाइन की बात करूं तो ये अगर हम इसे C1 C2 मान लेते हैं तो लाइन C1 C2 जो है हमारा, ये क्या है, ये कंप्लीटली इनसाइड हमारे विंडो है, यानी ये विंडो के इनसाइड है। उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, इसे हम A1 और A2 मान लेते हैं, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये दो जगह पे, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, दो जगह पे क्या कर रहा है, इस क्लिपिंग विंडो को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, आपको समझ में आएंगी चीजें। थोड़ा सा आगे हमें बढ़ने दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है बेसिकली, कि जो हमारा लाइन है वो या तो क्लिपिंग विंडो के इनसाइड होगा, पहला कंडीशन जो कि C1 C2 है, या तो जो हमारा लाइन होगा वो क्लिपिंग विंडो की कंप्लीटली आउटसाइड होगा, जो कि हमारा B1 B2 है ना। दो केस हमने देखे क्या, या तो हमारा लाइन कंप्लीटली इनसाइड होगा क्लिपिंग विंडो के, या कंप्लीटली आउटसाइड होगा, या तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जो हमारा क्लिपिंग विंडो हो वो क्या हो स्टूडेंट, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी ये जो हमारा क्लिपिंग विंडो है इसके किसी भी एज को आइदर टॉप में, बॉटम में, या लेफ्ट में, राइट में, कहीं पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, इंटरसेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में। तो इसे कहा जाता है क्या, इस तरीके से हम लोग कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं। पहले ये चेक करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट। देन क्या करते हैं, अगर हमारा कंप्लीटली इनसाइड है तो, जब कंप्लीटली इनसाइड है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा कंप्लीटली आउटसाइड है तो वो तो क्लिपिंग विंडो में है ही नहीं, उसे शो कराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तीसरा कंडीशन क्या है कि जब हमारा इंटरसेक्ट कर रहा हो तब हमें क्या करना है कि जो हमारा हिस्सा, यानी कि इस लाइन का P1 P2 का जिस जो हिस्सा हमारा क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड है, इसे क्या कर देना है, क्लिप कर देना है ना। इतने पार्ट को हम क्लिप कर देंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा यहां से यहां तक जो बच जाएगा ये सिर्फ शो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं। तो कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में कहा गया कि जो क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, हमारा एक क्लिपिंग विंडो है, इसे 9 एरिया में, ठीक है, इसे क्या किया गया, 9 एरिया में इसे कैटेगराइज किया गया। कैसे किया गया देखिए, जैसे एक हमारा ये हो गया क्लिपिंग विंडो, ये हमारा क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, वो ज्यादा उधर हो गया तो थोड़ा सा उसको रिमूव कर दे रहे हैं। ये हमारा मान लिया जाए क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, ये क्लिपिंग विंडो। तो हमें क्या करना है, इसे 9 एरिया में कैटेगराइज करना है। किस प्रकार से, कुछ इस तरह से देखिएगा आप लोग ध्यान से, तभी समझ में आएगा आपको। कुछ इस प्रकार से, ठीक है।
तो अगर अभी आप ध्यान दें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टोटल हमारा जो ये है क्या क्लिपिंग विंडो है, ये हमारा क्लिपिंग विंडो है, ठीक है। ये है हमारा क्या क्लिपिंग विंडो। तो जो हमारा क्लिपिंग विंडो है स्टूडेंट्स, हमने इसके चारों तरफ क्या कर दिया है, टोटल शीट्स बना दिए, जिसके कारण ये टोटल 9 पार्टीशंस में कैटेगराइज हो गया है। इस तरीके से आपको कोहेन सुदरलैंड को परफॉर्म करना है। पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, रफ कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल के बाद एल्गोरिथम बता दूंगा कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में तो आप ऐसा समझाइएगा नहीं रफली, एग्जाम में आपको प्रॉपर स्टेप्स लिख के समझाने होंगे। तो पहले आप रफली समझ लीजिए कि किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, देन हम लोग स्टेप्स को भी लिख लेंगे बाद में। तो ये आपका क्लिपिंग विंडो है, इसे मैं यहाँ रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, रीजन कोड को जनरेट करना है। सबसे फर्स्ट था ये आपका कि आपको पहले फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कोहेन सुदरलैंड में कि आपको लाइन गिवन होगा, ठीक है, और आपको क्लिपिंग विंडो के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो ये लाइन है ये या तो इनसाइड है या आउटसाइड है या इंटरसेक्ट कर रहा है। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो अगर हमारा इनसाइड है तो अच्छी बात है, आउटसाइड है तो इसे शो करवाना ही नहीं है। लेकिन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तब हमें जाके क्या करना है, क्लिपिंग को परफॉर्म करना है। जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके इतने पार्ट को हमें क्लिप कर देना है। अगर हम बात करें A1 A2 की तो इसके इतने सारे पार्ट, ये वाले और ये वाले पार्ट को क्लिप कर देना है। बीच वाला जो हमारा बचा वो हमारा विजुअल होगा। तो आखिर इसे कैसे परफॉर्म करना है, इसे कैसे क्लिपिंग का हमें परफॉर्म करना है, उसके लिए कोहेन सुदरलैंड ने कहा कि आप पहले क्या कीजिए कि ये जो आपके पास विंडो पोर्ट है इसे पहले 9 सेट्स में इस प्रकार से कैटेगराइज कर लीजिए। हमने कर लिया। देन यहां पे हमें क्या करना है, 4 बिट, हमें यहां पे 4 बिट के कोड जेनरेट करना है और इसे क्या कहा जाता है, 4 बिट। देखिए मैं कोड का नेम भुला रहा हूं, इससे बोला जाता है, तो स्टूडेंट इसे 4 बिट रीजन कोड कहा जाता है, ठीक है। यही मैं नेम भूल रहा था, 4 बिट ये R है, 4 बिट रीजन कोड। हमें इस 4 बिट रीजन कोड को क्या करना है, जेनरेट करना है। और इस 4 बिट रीजन कोड को जेनरेट करने के लिए आपके पास क्या रखा गया, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट क्या है, TBRL। तो यही आपको बताएगा कि आपका 4 बिट रीजन कोड बेसिकली क्या होगा। जैसे अगर मैं किसी एक पॉइंट्स की बात करूं, जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये क्या है स्टूडेंट, अगर आप इस टोटल 9 सेट्स की बात करें तो ये कहां मौजूद है बताइए, ये क्या टॉप में है, नहीं। तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0, है ना। देखिए हमने क्या कहा, आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए आपको लिखना है टॉप, बॉटम, ठीक है। पहले टॉप की वैल्यू, देन बॉटम की वैल्यू, देन राइट की वैल्यू, देन लेफ्ट की वैल्यू। इसमें स्टूडेंट आपको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं, पहले टॉप की वैल्यू, देन बॉटम की, देन राइट की, देन लेफ्ट की वैल्यू। सो अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो बताइए इसके टॉप की वैल्यू क्या होगी। क्या ये हमारा पॉइंट या इस एरिया के अंदर, ये जो आपका एरिया है इसके अंदर चाहे कोई भी पॉइंट्स हो, लाइन हो, कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो हमारा, तो क्या ये टॉप में है, नहीं। तो यहां पे टॉप की वैल्यू हो जाएगी 0। दो ही वैल्यू हो सकती है, अगर है तो 1, नहीं है तो 0। क्या ये जो हमारा एरिया है इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल हो, इधर पॉइंट, लाइन, ठीक है, तो क्या वो बॉटम में होगा। क्या ये बॉटम में है, बिल्कुल। तो यहां पे इसके बॉटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्या ये राइट में है, नहीं, राइट में नहीं है तो 0। क्या ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में भी नहीं है तो 0। तो जो 4 बिट रीजन कोड इस एरिया का होगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0। आई बात समझ में, कैसे हुआ ये 0 1 0 0? फिर से बता दे रहा हूं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यानी कि जो हमारा एक्चुअली में क्लिपिंग विंडो है उसका क्या होगा, तो उसका हम लोग जानते हैं कि 0 0 0 0 होगा। अब आप लोगों को लगा कैसे 0 0 होगा, तो देखिए टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। क्या ये जो हमारा एरिया है स्टूडेंट ये टॉप में है, नहीं, टॉप में नहीं है। देन बॉटम, क्या ये बॉटम में है, बॉटम में भी नहीं है तो बॉटम की वैल्यू भी 0। क्या ये राइट में है, नो, राइट में नहीं है तो राइट की वैल्यू भी 0। और क्या ये लेफ्ट में है,
लेफ्ट में भी नहीं है। तो जो हमारा एक्चुअली में क्लिपिंग विंडो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0000। और ठीक इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं 4 बिट रीजन कोड को जनरेट कर सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन सारे 9 सेट्स का 4 बिट रीजन कोड को जनरेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके बाद किसी को भी आप ले लीजिए, जैसे इसकी बात करूं तो क्या ये टॉप में है? नहीं जी, तो ये क्या हो जाएगा 0। क्या ये बॉटम में है? बिल्कुल, तो 1। क्या ये राइट में है? राइट में है या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये राइट में है तो 1। क्या ये लेफ्ट में है? नहीं, तो 0। आगे बात समझ में। अगर इसकी बात करूं तो क्या ये टॉप में है? नहीं जी, टॉप में नहीं है। बॉटम में है? बॉटम में भी नहीं है। राइट में है? हाँ राइट में है। लेफ्ट में? नहीं, लेफ्ट में भी नहीं है। यानी कि चारों के वैल्यू को आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। इस प्रकार से कोहेन सुदरलैंड ने कहा कि आप पहले 9 हमने स्टेट्स में 9 एरिया में इसे कैटेगराइज कर दिया, बांट दिया। देन हम हर एक एरिया का क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर 4 बिट रीजन कोड जनरेट करेंगे और इस 4 बिट रीजन कोड की हेल्प से इस पे डिफरेंट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमारा जो भी लाइन मौजूद है वो क्लिपिंग विंडो के कंप्लीटली आउटसाइड है या कंप्लीटली इनसाइड है या कहीं इसके 1-2 एज को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग इन टोटल 9 सेट्स का 4 बिट रीजन कोड को जनरेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टॉप पे है, हाँ जी बिल्कुल टॉप पे है, तो टॉप की वैल्यू 1। बॉटम पे नहीं है तो 0। राइट में है? बिल्कुल राइट में है तो 1। लेफ्ट में नहीं है तो 0। अब इस एरिया की बात कर लीजिए, ये टॉप में है, यस तो 1 हो गया। उसके बाद बॉटम में नहीं है जी, राइट में है नहीं है, लेफ्ट में नहीं है। आगे बात समझ में। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये टॉप में है, हाँ जी बिल्कुल टॉप में है। बॉटम में नहीं है तो 0। राइट में है? नहीं, ये राइट में नहीं है तो 0। लेफ्ट में है? बिल्कुल लेफ्ट में है तो 1। चलिए अब इसकी बात कीजिए, तो ये टॉप में है? नहीं जी, टॉप में नहीं है तो 0। बॉटम में भी नहीं है। राइट में भी नहीं है। लेफ्ट में है? हाँ लेफ्ट में है तो 0 0 0 1। अब ये जो आखिरी बच गया इसकी बात कीजिए, तो ये आपका जो एरिया है टोटल यहां से यहां तक, ये क्या टॉप में है? नहीं, तो टॉप की वैल्यू 0। क्या ये बॉटम में है? हाँ बॉटम में है तो बॉटम की वैल्यू 1। क्या ये राइट में है? नहीं जी, राइट में नहीं है तो 0। क्या ये लेफ्ट में है? हाँ लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया 4 बिट रीजन कोड फॉर 9 एरिया। हमने सारे 9 एरिया के लिए 4 बिट रीजन कोड को जनरेट कर लिया। अब इसके आगे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहले अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें स्टूडेंट परफॉर्म करना है। मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगा, आपको उस एल्गोरिथम को एग्जाम में लेकर आना है। पहले आप समझ लीजिए कि आखिर हम परफॉर्म क्या क्या कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी अगर अपने नोट्स में नोट कर ले तो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, बिल्कुल हम लोग रफली कर ले, लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से नोट करते चले पहले उसे देन इसे, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलते जाएगा जब आप उसे दोबारा रिवाइज कीजिएगा। तो मान लिया जाए हमारा कोई एक लाइन है जो कि क्या कर रहा है, ये हमारा कोई लाइन है, ठीक है, ये क्या है, लाइन है। अब ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये P1 है और ये P2 है। ये क्या कर रहा है, इस दोनों को यानी कि P1 P2 जो हमारा लाइन है, ये क्या कर रहा है, इस एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतने एरिया को क्लिपिंग करना पड़ेगा, है ना, क्लिप करना पड़ेगा। अब ये क्लिपिंग कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट कि ये इनसाइड है, क्लिपिंग विंडो के इनसाइड है, या ये कंप्लीटली आउटसाइड है, या ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमें कैसा पता चलेगा, हम तो देखकर यहां बता दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, क्योंकि हम कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसे कैसे मालूम चलेगा कि ये जो आपका लाइन है ये इनसाइड है, आउटसाइड है, या इंटरसेक्ट कर रहा है क्लिपिंग विंडो के किसी एज को। तो उसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। जैसे जो आपका फर्स्ट है स्टूडेंट, वो क्या कहता है, जो आपका फर्स्ट है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वो कहता है कि आपके जो लाइन है अगर उसके बोथ एंड पॉइंट्स का वैल्यू, जैसे अगर मैं यहां पे कोई लाइन ले लूं ये, ठीक है, अगर इसकी बात करें स्टूडेंट, तो अगर इसके बोथ एंड्स पॉइंट का वैल्यू 0 0 0 0 हो, यानी जो बोथ एंड पॉइंट्स है उसके रीजन कोड का वैल्यू, मैं यहां पे स्टेप्स लिखता हूं कि इफ द वैल्यू ऑफ द 4 बिट रीजन कोड ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ 4 बिट रीजन कोड
region code. If the value of 4-bit region code of both the endpoints, both the if the value of 4-bit region code of both the endpoints is 0 0 0 0, then the line is completely, then the line is COMPLETLY, ठीक है, चलिए छोड़िए, then the line is completely inside the clipping window. यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि अगर आपका जो लाइन है, ये क्या हो गया, क्लिपिंग विंडो, चलिए आपका जो लाइन है स्टूडेंट, अगर उसके बोथ एंड पॉइंट्स का जो 4-बिट रीजन कोड हो, उसका वैल्यू क्या हो, 0 0 0 0 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लाइन है वो कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली इनसाइड है क्लिपिंग विंडो के. जैसे अगर आप लोग यहां पे देखें इस लाइन को, तो ये लाइन का जो फर्स्ट एंड पॉइंट है, इसके रीजन कोड की वैल्यू क्या होगी, 4-बिट रीजन कोड 0 0 0 0. जो इसका दूसरा एंड पॉइंट है, इसके रीजन कोड की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0. इसका मतलब क्या हुआ, और हम लोग देख भी सकते हैं कि ये लाइन क्या है, कंप्लीटली इनसाइड है, किसके, कंप्लीटली इनसाइड है हमारे क्लिपिंग विंडो के. नाउ आपका देन सेकंड कंडीशन क्या होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट, और मैं यहीं पे लिखते जाता हूं, ठीक है, सेकंड को मैं यहां पे लिखता हूं, ये है आपका सेकंड. सेकेंड क्या हो सकता है कि इफ अगर क्या हो, जैसे मान लिया जाए, ठीक है, ये कुछ ऐसे लाइन है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इफ द वैल्यू, इफ बोथ द एंड पॉइंट्स, if both the endpoints of a line have same 1-bit position, ठीक है, if both the endpoints of a line have same 1-bit position in TBRL या in 4-bit region code, in 4-bit region code, then तब क्या होगा, then अभी क्या है ये, then the line is completely, then the line is completely outside the clipping window, outside the clipping विंडो. ओके, मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने क्या कहा, बोला इफ बोथ द एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ लाइन हैव सेम 1-बिट पोजीशन इन 4-बिट रीजन कोड. यानी कि जो आपका लाइन है, इसका जो दोनों एंड पॉइंट्स है, अगर आप इस लाइन की बात करें, तो इस लाइन का जो दोनों एंड पॉइंट्स है स्टूडेंट, अगर आप इसके 1 बिट के पोजीशन को मैच करें, तो वो सेम है 4-बिट रीजन कोड में, तो हम लोग कहेंगे क्या, कि वो लाइन कंप्लीटली आउटसाइड है क्लिपिंग विंडो के. जैसे अगर मैं इसे A1 और A2 का, तो देखिए यहां पे A1 का जो 4-बिट रीजन कोड है वो क्या है, 0 0 1 0. A2 का जो 4-बिट रीजन कोड है वो क्या है, 0 0 1 0, है ना. तो हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका 1 बिट होगा, 1 बिट जो होगा, ठीक है, 1 बिट का अगर पोजीशन सेम रहेगा, क्या रहेगा, 1 बिट का पोजीशन सेम रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कंप्लीटली आउटसाइड मौजूद है. अब आप बोलिएगा कि ठीक है सर, आपने तो सेम रीजन में रखा, तो सेम रीजन में तो रहेगा ही. अगर हम ऐसे कर दें कुछ इस प्रकार से, तो ये भी तो कंप्लीटली आउटसाइड है, तो क्या इसके 1 बिट का पोजीशन सेम रहेगा, ठीक है, क्या इसके 1 बिट का पोजीशन सेम रहेगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये आपका स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है, और इसके लिए हमें दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. और
इसके आगे ये तो हो गया आपका 2, यानी कि जब आपका क्या हो, इफ द वैल्यू ऑफ 4 बिट रीजन कोड ऑफ बोथ द एंड्स पॉइंट इज 0, यानी कि जब आपका दोनों एंड पॉइंट्स का वैल्यू 0 हो तब क्या होगा, तब वो लाइन कंप्लीटली इनसाइड होगा। या इसका क्या करे, जो आपका 1 1 हो वो मैच करे, यानी कि जो जैसे कि क्या है, अगर कोई लाइन मैं यहाँ पे ऐसे बना लूं तो इसका जो बोथ एंड पॉइंट्स है इसका क्या होगा 0 1 1 0, और ये वाला का भी होगा 0 1 1 0, यानी कि इसका 1 बिट का पोजीशन मैच कर रहा है, यानी ये कंप्लीटली आउटसाइड। अब सिर्फ ये 2 कंडीशन नहीं है, जो हमने अभी ये ऐसा लाइन ड्रॉ किया था इसके लिए एक तीसरा कंडीशन होता है, ठीक है। अभी हमने ड्रॉ किया था ना, जो कि एक एंड पॉइंट्स क्या था, एक यहाँ था सॉरी, उसके लिए एक तीसरा कंडीशन होता है। वो तीसरा कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है इफ रीजन कोड ऑफ both the endpoints, if region code of both the endpoints is not 0 and also not having the same 1 bit position, ओके, आपको लिखते जाना है। देन तब हमें क्या करना होगा, वी विल परफॉर्म एंड ऑपरेशन between the region codes, between the 4-bit region codes, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि जब हमारा ना तो कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स का जो वैल्यू हो वो 0 0 0 0 ना हो, और ना ही हमारा कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो, यानी कि जो दोनों एंड पॉइंट है उसका की सेम बिट 1 पोजीशन, यानी कि 1 बिट का पोजीशन सेम ना हो, तब हमें क्या करना है, देन वी विल परफॉर्म एंड ऑपरेशन बिटवीन द 4 बिट रीजन कोड्स। तब हम क्या करेंगे, जो दो एंड पॉइंट्स होंगे उनके बीच में क्या करेंगे, उनके बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, इफ, जब हम लोग एंड करेंगे तो क्या हो सकता है, 2 कंडीशन आ सकता है, इफ द वैल्यू ऑफ एंड, यानी कि जब हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो जब नोट इक्वल 0 0 0 0 हो, देन हम उस लाइन को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, लाइन रिजेक्टेड, लाइन क्या हो जाएगा आपका, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो, यानी कि अगर वो आपका 0 0 हो, एल्स लाइन विल बी, या लाइन इज पार्शियली क्लिप्ड, लाइन विल बी पार्शियली क्लिप्ड, ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए इसे नोट कीजिए। हमने क्या बोला, फिर से मैं बता दे रहा हूं, हमने बोला कि अगर एंड हम लोग परफॉर्म करेंगे 2 बिट, दोनों जो रीजन कोड्स आएंगे उनके बीच में, अगर वो आपका 0 0 0 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्शियली क्या होगा, क्लिप्ड होगा। क्या होगा, पार्शियली क्लिप्ड होगा। अगर एंड करने के बाद वो 0 0 0 0 नहीं आता है आपका, इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगा, लाइन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इस लाइन की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ध्यान देखिए, फर्स्ट कंडीशन की ओर मूव करते हैं, इसे हम मान लेते हैं B1 और B2, ठीक है। चलिए B1 और B2 की बात करते हैं। B1 और B2 की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, यहां पे जब B1 B2 की बात करें तो जो B1 का स्टूडेंट रीजन कोड है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, B1 का जो 4 बिट रीजन कोड है वो क्या है, 0101 0101, और जो B2 का है वो क्या है, B2 का है 0100 0100,
ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि दोनों 4 बिट रीजन कोड जो है, दोनों एंड्स पॉइंट्स का जो 4 बिट रीजन कोड है, क्या वो 0000 है? नहीं, दोनों 0000 नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि वो कंप्लीटली इनसाइड नहीं है हमारे क्लिप्ड विंडो के। देन सेकंड कंडीशन की ओर हम लोग मूव करेंगे। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? इफ बोथ द एंड पॉइंट्स of a line have same 1 bit position in 4 bit region code, यानी कि दोनों जो 4 bit region code है उसमें पोजीशन 1 बिट का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, क्या यहाँ पे 1 है? नहीं, तो पहले ही फेल कर गया। तो हमारा कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई नहीं किया, यानी ये कंप्लीटली आउटसाइड भी नहीं है। तो हमारा थर्ड कंडीशन बचता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये हमें ये जो क्या कर रहा है ये ऐसे क्लिप कर रहा है, अभी नहीं कर सकते जब तक हम थर्ड कंडीशन में भी 2 कंडीशन है। क्या? ध्यान दीजिए कि इफ रीजन कोड ऑफ बोथ द एंड पॉइंट्स इज नॉट 0 भी ना हो, पढ़िए वहां पे हमें नहीं देखिए, एंड ऑल्सो नॉट हैविंग द सेम 1 बिट पोजीशन, और सेम 1 बिट पोजीशन भी ना हो, देन वी विल परफॉर्म एंड ऑपरेशन बिटवीन द 4 बिट रीजन कोड्स। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों रीजन कोड्स के बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे भी 2 कंडीशन हो सकती है। जब हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो या तो हमारा रिजल्ट 0000 आ जाए या हमारा 0000 ना आए। तो चलिए पहले हम लोग इन दोनों के बीच में एंड को परफॉर्म करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो एंड का मतलब आपको पता है कि अगर दोनों 1 रहेगा तभी हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। सो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, यानी एंड का हमारा रिजल्ट क्या आया? 0 1 0 0 आ गया। तो यहां पे अब कंडीशन हम चेक करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ एंड इज नॉट इक्वल 0000, यानी जो हमारा एंड का रिजल्ट आया है वो नॉट इक्वल 0000 है ना? ये दिस इज नॉट इक्वल 0000, मतलब क्या? लाइन रिजेक्टेड। ये लाइन आपका क्या हो जाएगा? ये लाइन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ना ही इनसाइड है ना ही आउटसाइड, यानी कि इस पे कोई क्लिपिंग परफॉर्म नहीं होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, यानी देखेंगे कि वैसा लाइन जिसपे हमें क्लिपिंग को परफॉर्म करना है। तो चलिए हम लोग एक नेक्स्ट लाइन को ले लेते हैं जिसमें हमें क्लिपिंग को परफॉर्म करना पड़े। तो किसे ले लें? चलिए कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ले लें। तो ये हमारा, हम इसे मान लेते हैं, मान लीजिए x1 और x2। ठीक है, अगर हम लाइन यहाँ पे x1 और x2 की बात करें तो जो x1 का स्टूडेंट आप बताइए 4 बिट रीजन कोड है वो क्या है? 0000 है ना? x1 इस एरिया में लाई कर रहा है, सो 4 बिट रीजन कोड है 0000। नाउ x2 का अगर आप 4 बिट रीजन कोड देखें स्टूडेंट, ये इस एरिया में लाई कर रहा है, तो ये क्या है? 1000। सो x2 का जो रीजन कोड है वो क्या है? 1000। ठीक है, नाउ अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्या दोनों जो एंड्स पॉइंट हैं उसके जो रीजन कोड की वैल्यू है वो 0000 है? नहीं है। दूसरा कंडीशन कि क्या दोनों जो एंड्स पॉइंट्स है उसके 4 बिट रीजन कोड में 1 बिट का पोजीशन सेम है? ये भी नहीं है। तो थर्ड कंडीशन क्या बोलता है कि आप सबसे पहले आंख बंद करके एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए। एंड में हमें पता है कि जब हमारा दोनों 1 होगा तभी 1 होगा, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, और यहां सिर्फ 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा एंड का रिजल्ट क्या आया? 0000। अब कंडीशन की ओर मूव कीजिए थर्ड कंडीशन में। तो थर्ड कंडीशन का फर्स्ट कंडीशन है क्या कि अगर आपका एंड ऑपरेशन का वैल्यू नॉट इक्वल 00 आया है तो क्या ये नॉट इक्वल 0000 है? नहीं, ये तो इक्वल टू 00 है, तो वो वाला कंडीशन नहीं। एल्स में आते हैं, लाइन विल बी पार्शियली क्लिप्ड। तो यहां पे अब क्या होगा? आपका लाइन पार्शियली क्लिप्ड होगा। तो हम लोग x1 x2 की बात कर रहे थे, तो x1 x2 में आपका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? पार्शियली क्लिप्ड हो जाएगा। अभी तक हम लोग यहां तक सभी चीजों को अच्छे से समझ लिए, कोई दुख पीड़ा कष्ट यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब हम लोगों को आगे समझना है कि ठीक है, हम लोग समझ गए कि आपका लाइन जो है वो पार्शियली क्लिप्ड होगा, लेकिन अब क्लिपिंग कैसे परफॉर्म होगा ये हम कैसे जानेंगे कि हमें इसकी यहां से यहां तक की क्लिपिंग परफॉर्म करनी है ना? हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है क्लिपिंग परफॉर्म हो रहा है, तो हमें इतने ये को हमें क्या करना है? क्लिप परफॉर्म करना है, हमें इतने को विजुअल करना है। तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए स्टूडेंट, जैसे जैसे मैंने सिलसिलेवार तरीके से लिखा है, आपको चीजों को बताया है, उसे आप नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी।
ये हमारा क्या है, क्लिपिंग विंडो है, ठीक है। नाउ इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 9 पार्ट में 9 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। या 9 रीजन में डिवाइड करने का जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि जब कुछ इस प्रकार का हो रहा है कंडीशन, तो ये क्या होगा, जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसका तो जीरो आ ही जाएगा। कैसे जीरो आ जाएगा, अगर आप देख लें, आप जान सकते हैं स्टूडेंट, हमने आपको बता दिया, जैसे क्लिपिंग विंडो है और जैसे मान लीजिए ये हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 0 0 0 0 होगा, ये वाला एंड पॉइंट। अगर यहां की बात करें हम, तो क्या ये टॉप है, हाँ टॉप है, बॉटम है, बॉटम नहीं है, राइट है, राइट भी नहीं है, लेफ्ट है, लेफ्ट भी नहीं है। अगर आप 0 0 0 0 और 1 0 0 0 का एंड ऑपरेशन निकाले स्टूडेंट, तो ये 0 0 0 0 ही आना है। और आप किसी भी एज पे ऐसे इंटरसेक्ट करके अगर 2 पॉइंट्स का एंड निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली 0 0 0 0 आएगा, और आपको पार्शियली लाइन को क्या करना पड़ेगा, क्लिप करना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे यहां पे आते हैं। ये हमारा जो क्लिपिंग विंडो है वो क्या होता है, किसी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे एग्जिस्ट करता है ना, हमने पढ़ा था वर्ल्ड कोऑर्डिनेट वाला पार्ट विंडो पोर्ट और व्यू पोर्ट में, यानी पिछले लेक्चर में। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा YW हो जाएगा और ये हमारा XW हो जाएगा। हमने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये जो होता है क्लिपिंग विंडो का, या इसे हम विंडो बोलते हैं या क्लिपिंग विंडो, अभी हम लोग चूंकि क्लिपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो इसे क्लिपिंग विंडो बोलेंगे। ये जो हमारा होता है स्टूडेंट, ये होता है XW मिनिमम, और X जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वो क्या होता है, पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है तो इंक्रीज होते जा रहा है। यहां पे XW मैक्सिमम होता है, XW मैक्सिमम। नाउ अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पे जो Y होता है YW वो होता है मिनिमम, और इस पॉइंट की बात करें तो इस लाइन पे जो YW होता है वो होता है मैक्सिमम। हमने यहां तक स्टूडेंट देख लिया था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सब लाइन की, बात करेंगे एक एक करके। अभी हम फिलहाल बात करते हैं इस लाइन की, ये क्या है, P1 और P2। इसे हम थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, P1 और P2। तो चलिए P1 और P2 की बात करते हैं, ठीक है। फोर P1 P2, P1 और P2 क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये जो हमारा क्लिपिंग विंडो है उसके लेफ्ट साइड को क्या कर रहा है, लेफ्ट एज को क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये लेफ्ट एज है ना, इसे क्या कर रहा है, लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे लिख देते हैं फॉर P1 P2, कट या इंटरसेक्ट लिखना अच्छा रहेगा, इंटरसेक्ट द लेफ्ट एज। जब वो लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पे वो क्या कर रहा है, लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस P1 का जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, जो P1 का कोऑर्डिनेट है उसे हम मान लेते हैं x1, y1, और P2 के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2। कोई प्रॉब्लम, कोई जरा सा भी तकलीफ, समस्या, दुख, पीड़ा, कष्ट नहीं। हमने P1 के कोऑर्डिनेट को मान लिया x1, y1, P2 के कोऑर्डिनेट को मान लिया x2, y2। नाउ और इसे हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या, P1 डैश, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं अगर मैं, या P2 डैश, P1 डैश, जो मानना है P1 डैश मानते हैं, ठीक है। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट मुझे मालूम करना हो स्टूडेंट, इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है, क्यों, हमें क्या करना है, इसे क्लिप्ड करना है पार्शियली, यानी कि ये वाले लाइन को हमें क्या करना है, हटा देना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, क्लिप कर देना है। तो अभी इसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, चलिए। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें पता करना है, लेकिन अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो इस लाइन पे स्टूडेंट, इस लाइन पे क्या है, x का वैल्यू XW मिनिमम है, x का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन y का वैल्यू वेरी कर रहा है। अगेन फिर ध्यान से समझिए, ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये यहां इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, x का वैल्यू क्या होगा, XW मिनिमम ही होगा। जैसे अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है 0 1 2 3, अगर आप इसकी बात करें, कहीं भी इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाइए, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। y की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि y यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। सेम कंडीशन स्टूडेंट वहां पे है क्या, कि वहां पे x का जो वैल्यू है वो क्या है, XW मिनिमम। इस लाइन पे x का वैल्यू XW मिनिमम है, तो हमें पता चल गया कि P1 डैश पे
हमें पता चल गया कि P1 डैश पे x क्या है स्टूडेंट, x है x डब्ल्यू मिनिमम, है ना, और y हमें क्या करना है, y हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बताइए आपको स्लोप का फॉर्मूला पता होगा, हमने जब लाइन पढ़ा था बेसिक्स ऑफ लाइन, तो उसी में हमने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्या इसे डेल x बाय डेल y को डेल y बाय डेल x, कुछ इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हो। और भी फिर हमने थीटा वाला भी देखा था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, तो आपको जस्ट ये वाला यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला हर जगह कोहेन-सुदरलैंड में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर स्टूडेंट हम P1 डैश और P2 इसके स्लोप की बात करें, या P1 P2 या इस लाइन के कहीं भी स्लोप की बात करें, तो लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे अगर ये एक लाइन है स्टूडेंट, तो इस लाइन को आप फर्दर कितना भी दूर एक्सटेंड कर दीजिए पॉजिटिव में या निगेटिव में, इस लाइन का स्लोप जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। आई होप आप लोग 9th क्लास में इसे जरूर अच्छे से पढ़े होंगे। और हमने थोड़ा सा बेसिक्स में ही बता दिया था, मतलब क्या कि ये जो हमारा लाइन है स्टूडेंट, इसका स्लोप हमेशा सेम रहेगा। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बताए, तो वो क्या होता है, वो होता है m इक्वल्स, m से हम लोग स्लोप को डिनोट करते हैं, तो वो होता है y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, आप इस दोनों के कोऑर्डिनेट को भी आप सेलेक्ट करके स्लोप निकाल सकते हैं, या इस दोनों के कोऑर्डिनेट को भी, या इस दोनों के कोऑर्डिनेट को भी। जैसे ये अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो या तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करके स्लोप निकालूं, ये तो एकदम स्ट्रेट हो गया, ये कोई पॉइंट है, तो ये कोई लाइन है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करके स्लोप निकालूं, या इस पॉइंट को कंसीडर करके, या इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करके स्लोप निकालूं। मींस इस लाइन पे किसी भी दो पॉइंट को के कोऑर्डिनेट से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, है ना, कहीं भी किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आएगी। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस बात को मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को एक एक बार करके देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग क्या देख रहे थे, यस स्लोप हम लोग देख रहे थे। तो स्लोप की बात कर रहे थे, अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं, 1 मिनट, अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं तो हाँ इसकी बात कर रहे थे, तो हम P1 डैश और P2 से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y डिवाइडेड बाय x2 की जगह, 1 मिनट, अगर हम स्लोप की बात करें इस लाइन का, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका, हम P1 डैश, जो P1 डैश है मेरा स्टूडेंट, इसे मैंने माना है x, y माना है। ठीक है, तो x का वैल्यू मुझे पता है, x डब्ल्यू मिनिमम, y का वैल्यू मुझे निकालना है, तो पता चल जाएगा। तो पहले हम स्लोप से निकाल लेंगे, तो स्लोप का लिखेंगे m इक्वल्स क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा ये y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू क्या है, x डब्ल्यू मिनिमम माइनस x1। क्या ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ब्लू से लिखते हैं, अच्छा देखिएगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट, y के वैल्यू को निकालना है। तो चलिए y के वैल्यू को निकालना है, तो ये आ जाएगा इधर m इंटू एक्स डब्ल्यू मिनिमम माइनस x1, है ना, प्लस y1 इक्वल्स y। क्या ये नहीं हो गया, और अगर इसे उल्टा लिख दे हम लोग तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स, यहाँ पे सीधा मैं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स m x w मिनिमम माइनस x1 और प्लस y1। ये हुआ स्टूडेंट आपका फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट को निकालने का, जब आपका जो लाइन हो वो क्या कर रहा हो, लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा हो। कहीं प्रॉब्लम किसी प्रकार की, फिर से समझिए हमने क्या किया, इस लाइन की अगर हम बात करें, P1 और P2 की बात करें, फिर से समझिए बारीकी से एकदम, P1 और P2 की बात करें हम, तो ये लाइन क्या कर रहा है, इस क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ हमने P1 के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और P2 के कोऑर्डिनेट को x2 y2 कंसीडर कर लिया। बहुत अच्छे, अब हम क्या कर रहे हैं, P1 जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा लाइन,
उसे मैंने P1 डैश माना और XY उसके कोऑर्डिनेट को मान लिया। बहुत बढ़िया बात है। नाउ हमें पता है x का वैल्यू XW मिनिमम है। कैसे हमें पता है? क्योंकि अगर इस लाइन की हम बात करें तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू XW मिनिमम होगी। सो हमने लिख दिया x इक्वल्स XW मिनिमम। हमें फाइंड क्या करना है? हमें सिर्फ y को फाइंड करना है। तो यहाँ पे y क्या होगा? तो उसके लिए हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप के लिए आइदर हम इस दोनों पॉइंट का यूज कर सकते हैं या इस दोनों पॉइंट का या इस दोनों पॉइंट का। तो हमने P1 और P1 डैश का यूज किया है स्टूडेंट। हमने स्लोप के लिए P1 और P1 डैश का यूज किया है। तो स्लोप इक्वल्स क्या होता है? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 या y2 माइनस y डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। मतलब आप किसी भी दो पॉइंट का यूज कर सकते हैं, आप एकदम फ्री है। ठीक है, हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो दोनों पॉइंट का यूज करके आपको दिखाएंगे, एकदम सेम आंसर आएगा। और ऐसा आप लोग 9th क्लास में किए होंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया है P1 का और P1 डैश का। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने स्लोप इक्वल्स लिखा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 लिख दिया हमने यहाँ। और x की जगह हमें पता था XW मिनिमम, तो XW मिनिमम लिख दिया। इस y के वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया? इस XW मिनिमम माइनस x1 को इधर लेके चल गए तो ये मल्टीप्लाई में आ गया। y1 इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस करने लगा। यानी y का वैल्यू ये हो गया जब इंटरसेक्ट कर रहा है लेफ्ट एज को। ठीक है, नाउ हम लोग निकालते हैं अब किसी दूसरे पॉइंट के लिए। जैसे अब हम निकालते हैं जब राइट को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम लोग क्या, x1 नहीं, x और y तो ये है, a1 a2 मान लेते हैं। ठीक है, a1 और a2, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और इसे हम लोग मान लेते हैं a1 डैश। इसे सेम हम x1 y1 कंसीडर करेंगे, इसे x2 y2 कंसीडर करेंगे और इसे x y कंसीडर करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग देखिए सारे को अलग अलग बनाइएगा। देखिए मैं बोलना भूल गया, अभी बिना इसे लिखे हुए a डैश और a2 को बिना लिखे हुए आप इस फिगर को फिर इस इंटरसेक्ट द लेफ्ट एज, मतलब जब इंटरसेक्ट कर रहा है लेफ्ट एज को तब, और टोटल इतने चीज को पहले लिख लीजिए। लिख लिए? आई होप आप लोग इतने चीज को लिख लिए। नाउ अब उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? फिर से इस फिगर को ड्रॉ करेंगे और अब P1 P2 का काम नहीं रह जाएगा। अब हम इस लाइन की बात करेंगे, A1 और A2 की बात करेंगे। ये क्या कर रहा है? राइट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। जो हमारा क्लिपिंग विंडो है उसके राइट एज को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमने उसे A1 डैश कहा और उसके कोऑर्डिनेट को XY कंसीडर कर लिया। नाउ अब हम अगर बात करें स्टूडेंट, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक है, यहीं पे लिखता हूं मैं 4। हम लोग बात करेंगे अब किसकी? A1 और A2 की। 4 A1 A2। ठीक है, A1 A2 क्या कर रहा है स्टूडेंट? इंटरसेक्ट द राइट एज, इंटरसेक्ट द राइट एज। ये राइट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ अब राइट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है तो बताइए यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहां पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमने उसे XY मान लिया। अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे लाइन पे स्टूडेंट, ये लाइन को आप कहीं भी ऊपर तक लेके चल जाएं, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे x का वैल्यू XW मैक्सिमम ही होगा। आई बात समझ में? फिर से सुनिए, ये जो आपका लाइन है स्टूडेंट, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो x का वैल्यू होगा वो XW मैक्सिमम ही होगा। तो हम जान गए कि x बराबर तो यहां भाई XW मैक्सिमम है। ठीक है, ब्लैक से मैं लिखता हूं, यहां x इक्वल्स क्या है? XW मैक्सिमम है। और y हमें फाइंड आउट करना है, तो कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि इस कोऑर्डिनेट का, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तो हम A1 डैश से A2 तक को क्लिप कर देंगे, है ना। तो हमें y को कैसे फाइंड आउट करना है? तो हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल स्लोप होता है। आप किन्हीं दो पॉइंट को लेकर स्टूडेंट स्लोप को निकाल सकते हैं। और हम यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, हम यहाँ पे मान लिया जाए A1 और A1 डैश को लेकर निकाल रहे हैं स्लोप को, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए? स्लोप इक्वल क्या होता है? y2 माइनस y1, और यहाँ पे y2 क्या है आपका? A1 है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं y माइनस y1, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x। यहाँ पे क्या है? x है XW मैक्स, तो XW मैक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस x1।
ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। x आपको पता है XW मैक्सिमम, y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बताइए y इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स, ये m है, ये y को इधर ही छोड़ दीजिए, ये m का m उतर गया इनटू ये इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो XW मैक्सिमम माइनस x1 और ये माइनस y1 इधर जाएगा तो प्लस y1। ये हो गया स्टूडेंट आपका y एक्सिस का फॉर्मूला, जब क्या करे आपका जो लाइन है वो राइट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट थर्ड कंडीशन की, यानी कि जब जो आपका लाइन हो वो क्लिपिंग विंडो के टॉप एज को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे। तो इसे हम मान लेते हैं C1 और C2, ठीक है। इसे C1 कंसीडर कर लेते हैं और इसे C2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने C1 और C2 कंसीडर कर लिया तो इसके कोऑर्डिनेट को भी एज्यूम कर लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग। अच्छा देखिए मैं भूल गया फिर बोलना, आप लोग विदाउट P1 P2 विदाउट C1 C2 आप सिर्फ A1 और A2 लाइन के साथ जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A1 डैश है ये फिगर को बनाइए। चलिए आई होप बना लिए। उसके बाद लिखिए इंटरसेक्ट ये फॉर A1 A2 इंटरसेक्ट द राइट एज, यानी कि जब राइट एज को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस y का वैल्यू क्या होगा, इस y का वैल्यू इस तरीके से निकलेगा। तो आई होप आप लोग लिख लिए, ठीक है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं थर्ड कंडीशन की, ठीक है। अगेन आपको फिगर बनाना है, क्या बनाना है मैं बताऊंगा इसके बाद। तो C1 C2 की अगर बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहा है, इस क्लिपिंग विंडो के टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है टॉप एज को। तो जब टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बताइए। इसके लिए हम सबसे पहले इसे कंसीडर कर लेंगे x1, y1, इसे कंसीडर कर लेंगे x2, y2, और ये जो पॉइंट है इसे C1 डैश मान लिया जाए, ये x, y, ठीक है। इतना दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ तो हम यहां पे बात करते हैं, यहीं पे लाइन खींच दिया जाए, चलिए हो गया। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, C1 और C2 की, और C1 C2, और ये क्या कर रहा है, C1 C2 क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट द टॉप एज, इंटरसेक्ट, वीडियो चल रही है, हाँ, इंटरसेक्ट द टॉप एज, ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। जब टॉप एज को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पे ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, x और y को फाइंड आउट करना है। जब x और y हमें पता चल जाएगा तो C1 डैश और C2 को हम क्या करेंगे, क्लिप कर देंगे पार्शियली, और ये हमारा विजिबल होगा क्लिपिंग विंडो में। तो उसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, इस पॉइंट के जिस पॉइंट पे हमारा जो लाइन है वो टॉप एज को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सही बात है। तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस लाइन की अगर हम बात करें तो यहां पे आप इस लाइन को फर्दर कहीं भी एक्सटेंड कीजिए, y की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज व्हाट, YW मैक्स। इधर आप इधर मूव करवा लीजिए या आप इस लाइन को इधर इनफाइनाइट तक लेके चल जाइए, y की वैल्यू सेम रहेगी क्या, YW मैक्स, यानी कि हमें y की वैल्यू मालूम है। तो हम यहां पे लिख देते हैं क्या, y इक्वल्स YW मैक्स, ओके। और हमें x को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट पिछला वीडियो जो है वो थोड़ा सा कट गया था कुछ सिस्टम के कनेक्शन की वजह से। तो हम लोगों ने स्टूडेंट कहां तक अभी डिस्कस कर लिया था, हमने देखा ये हमारा क्लिपिंग विंडो है, सेम क्लिपिंग विंडो को इसीलिए हमने बना दिया है। हमने अभी तक दो केस डिस्कस कर लिए थे कि अगर लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि जो हमारा लाइन है वो क्लिपिंग विंडो के अगर लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है तो x हमेशा XW मिनिमम होगा वहां पे, और y का वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया था। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस हमने डिस्कस किया था कि अगर जो हमारा लाइन है वो राइट एज को कट करे, यानी कि ये हमारा राइट एज है, इसे अगर इंटरसेक्ट करता है तो x की वैल्यू यहाँ पे हमेशा XW मैक्सिमम होगी, और y की वैल्यू हमने इस प्रकार से फाइंड आउट कर लिया था। नाउ हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे कि अगर टॉप एज को इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा। तो हम यहाँ पे कंसीडर किए थे जस्ट अभी इसी वीडियो में C1 और C2, है ना। ये क्या कर रहा है, टॉप एज जो हमारा ये क्या है, क्लिपिंग विंडो है, विंडो पोर्ट व्यू पोर्ट में हमने पढ़ा। तो ये क्लिपिंग विंडो है स्टूडेंट, और इस विंडो के टॉप एज को ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो हम जब लाइन क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोहेन-सुदरलैंड न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स करेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए, अच्छा लंबा, वो भी 1 घंटा का वीडियो जाएगा, ठीक है। तो वहां हम लोग क्या करेंगे कि इतने पार्ट को क्लिपिंग कर देंगे और इतने पार्ट को विजुअल रखेंगे। तो आखिर इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। जब हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम होगा तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा कि इतने पार्ट को वो क्लिप कर देगा और ये वाला हमें विजुअल होगा। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया इसे x1 y1 और उसे x2 y2, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने xy कंसीडर कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम C1 C2 के केस की बात करें तो यहां पे for C1 C2 intersects the top edge at C1 डैश। तो C1 डैश के अगर हम x की बात करें तो x को नहीं, अगर हम y की बात करें तो y यहां पे हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, फिक्स होगा, यानी y यहां पे आपका कांस्टेंट होगा। क्या, y इक्वल्स आपका ऑलवेज होगा। आप अगर टॉप एज की बात कीजिए तो जो आपका क्लिपिंग विंडो है इसका टॉप एज का जो y कोऑर्डिनेट होगा ऑलवेज yw मैक्स होगा। तो यहाँ पे y ऑलवेज yw मैक्स होगा। हमें निकालना है क्या, x को हमें निकालना है स्टूडेंट। तो x को कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है जो स्लोप होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे कई लोगों का सर कॉन्सेप्ट रहता है या शक होता है कि सर y2 माइनस y1 में हम c1 को कंसीडर करें या c2 को कंसीडर करें। तो आप जब स्लोप निकालते हैं, हम अगर किसी भी लाइन की बात करें, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो इस लाइन के हम कोई भी 2 पॉइंट को लेकर इसका स्लोप निकाल सकते हैं या नहीं, बोलिए हाँ। इस लाइन का स्लोप निकालना है तो आइदर हम फर्स्ट पॉइंट या एंड पॉइंट लें, फर्स्ट पॉइंट कोई मिड पॉइंट ले, एंड पॉइंट कोई मिड पॉइंट ले, या कोई अदर 2 पॉइंट ले। हम लोग अगर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ये आपको पता होना चाहिए और ये आप लोग 6 क्लास में या 7-8 क्लास में जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे जस्ट इसके बाद वाला वीडियो, तो वहां मैं आपको बताऊंगा, वहां जब मैं C1 डैश का वैल्यू निकालूंगा ना x और y, तो आप लोग देखिएगा एक बार मैं C1 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, एक बार C2 के रिस्पेक्ट में, और वैल्यू सेम आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम C1 के को केस लेके चलते हैं, आप वहां पे C2 का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। हमें इस y की वैल्यू पता है क्या, y की वैल्यू हमें पता है क्या, yw मैक्स। तो यहां हम लिख देंगे yw मैक्स। तो बताइए हमें x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल्स 1 बाय m yw मैक्स माइनस y1। ये x1 को उधर लेके चले जाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स 1 बाय m yw मैक्स माइनस y1 प्लस x1। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको x को निकालना है, y तो आपको पता रहेगा, और x निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि अगर टॉप एज को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि जो आपका लाइन है स्टूडेंट वो क्लिपिंग विंडो के टॉप एज को इंटरसेक्ट करता है, तो x क्या होगा आपका, x तो निकालना पड़ेगा, y यहाँ पे ऑलवेज फिक्स होगा। y क्या होगा यहाँ पे, y होगा yw मैक्स, और x क्या होगा, x आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, 1 बाय m इंटू yw मैक्स माइनस y1 प्लस x1। कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट जो हमारा लास्ट केस बचता है, ये हो गया हमारा। नाउ जो हमारा लास्ट केस बचता है स्टूडेंट वो बचता है, तो अब जो हमारा लास्ट केस बचता है वो मान लिया जाए कि अगर कोई हमारा लाइन है वो बॉटम एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इसे मान लेते हैं D1 और इसे मान लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इस फिगर को बनाइए, ठीक है। इस पहले लिख दीजिए फॉर C1 C2 इंटरसेक्ट द टॉप एज एट C1 डैश। इस फिगर को बनाइए, ओनली इस लाइन को दिखाइएगा, इसके सारे कोऑर्डिनेट्स को, और ये चीजें यहां से यहां तक आप लिख लिए। चलिए आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। नाउ अब नेक्स्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। वो लाइन हमने रिमूव कर दिया, मान लीजिए D1 D2 हमने लिया, जो कि क्या कर रहा है, इस क्लिपिंग विंडो के बॉटम एज को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ जब बॉटम एज को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। तो पहले हमें D1 गिवन होगा, हम इसे मान लेते हैं x1, y1, और इस D2 को मान लेते हैं x2, y2, ठीक है।
ये अब क्या हुआ स्टूडेंट, रिमूव हो गया। ठीक है, चलिए अब अच्छे से समझ में आएगा। नाउ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसे हम D1 डैश मान लेते हैं। ठीक है, हमें ये पता करना है, यानी इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। चलिए तो यहां पे थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं क्या कि फोर D1 D2 intersects the bottom edge of the clipping window। ये क्या कर रहा है, क्लिपिंग विंडो के बॉटम एज को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे, एट D1 डैश। तो इस D1 डैश का हमें xy वैल्यू निकालना है। तो आप थोड़ा सा अगर यहां पे ध्यान दें तो y का वैल्यू स्टूडेंट यहां पे कांस्टेंट है। कैसे, आप बॉटम एज पे जो आपका स्टूडेंट क्लिपिंग विंडो होगा उसका जो बॉटम एज होगा वहां पे y की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्या, YW मिनिमम। यहां से लेकर यहां तक आप इस लाइन पे या इस लाइन को आप फर्दर नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन में आप कहीं भी इनफाइनाइट तक लेके जाइए, y की वैल्यू ऑलवेज YW मिनिमम ही रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ, तो यहां पे y क्या हो जाएगा आपका, YW मिनिमम। ठीक है, नाउ आपको x को फाइंड आउट करना है, x को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेम हम लोग स्लोप के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसे हम xy मान लेते हैं, x और x मान लेते हैं, y हमें पता है क्या, YW मिनिमम, YW मिनिमम। नाउ तो x हम लोग निकालने के लिए लिखेंगे स्टूडेंट, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और कोई भी दो पॉइंट्स को, यानी कि जब हम इसके x को निकाल रहे हैं तो हम आइदर D1 के भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं या D2 के भी कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो मैं बार बार कर रहा हूं, मैं दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेकर दिखाऊंगा। और अगर कोई लाइन मान लिया जाए दो एज को कट कर रही है, वो कॉम्प्लेक्स वाला में आ जाएगा, उसे भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वहां पे भी मैं जितने पॉइंट्स होंगे दो तीन, सारे के रिस्पेक्ट में आपको आंसर दिखाऊंगा, सारे के रिस्पेक्ट में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग उसे डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ओके, तो यहां पे हम लोग m की बात करें तो मैं जस्ट D1 को ले लेता हूं, आप वहां पे D1 D2 कोई भी ले सकते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस, और y क्या है आपका, YW मिनिमम है, तो यहाँ पे y के जगह हम लोग लिख देंगे YW मिनिमम माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। और इस x के वैल्यू को हमें निकालना है, तो चलिए इसे इधर लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल्स टू 1 माइनस m इंटू YW मिनिमम माइनस y1। ये दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा हो गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा अगर यहां पे लिखें तो ये जो माइनस x1 है इसे इधर लेके चले आते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स क्या, 1 बाय m YW मिनिमम माइनस y1 प्लस x1। ये हो गया आपका स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला, जब क्या करे, लाइन बॉटम एज को, क्लिपिंग विंडो के बॉटम एज को इंटरसेक्ट करे। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, जब बॉटम एज को इंटरसेक्ट करेगा तो y हमारा क्या होगा, y हमारा ऑलवेज होगा YW मिनिमम, और x क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा 1 बाय m इंटू YW मिनिमम माइनस y1 प्लस x1। ये फॉर्मूला है, ऐसे आप लोग एक जगह लिख लीजिएगा। इतने सारे को उतारने के बाद आप क्या कीजिए, पहले आप यहां से ये वाले लाइन को लिखिए, ये वाला फिगर बनाइए, चलिए बना लिए, देन यहां से यहां तक लिखिए। लास्टली एक पेज में, आधा से नहीं, सिर्फ एक पेज में आप इसे लिखिए, पूरा यहां से यहां तक इस कॉन्सेप्ट को लिखिए कि अगर कोई लाइन, कोहेन-सुदरलैंड की हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करे तो x क्या होगा, ऑलवेज XW मिनिमम, y का वैल्यू ये होगा। अगर राइट एज को इंटरसेक्ट करे तो x क्या होगा, ऑलवेज XW मैक्सिमम, y का वैल्यू चेंज करेगा, y का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। अगर कोई लाइन टॉप एज को इंटरसेक्ट करे तो y का वैल्यू ऑलवेज YW मैक्सिमम होगा, x वेरी करेगा तो x को इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर कोई लाइन बॉटम एज को इंटरसेक्ट करे तो y का वैल्यू ऑलवेज YW मिनिमम होगा, x वेरी करेगा, x के वैल्यू को हम लोग ऐसे निकालेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। ये था आपका कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम
का फॉर्मूला कि अगर आपका लाइन जो है वो क्लिपिंग विंडो के टॉप बॉटम राइट लेफ्ट एज को इंटरसेक्ट करता है तो किस प्रकार से उसके कोऑर्डिनेट्स को यानी इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। और मेन हमारा यही काम रहता है। मान लिया जाए अगर हम इसकी बात करें, आप लोग नोट कर लिए, जब आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में हमें मालूम चल गया तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके इतने पार्ट को वो क्लिप कर देगा, यानी ये पार्ट अब विजुअल नहीं रहेगा और ये पार्ट स्टूडेंट जो होगा क्लिपिंग विंडो के अंदर ये विजुअल होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन ऐसा आपको गिवन रहेगा, ठीक है, ये रहेगा P1 और ये रहेगा P2। आपको देखिए जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल के मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। क्वेश्चन जब दिया हुआ रहेगा तो आपको ये XW मिनिमम, XW मैक्सिमम, YW मिनिमम और YW मैक्सिमम गिवन होंगे। कैसे लिख के, क्या नहीं लिख के नहीं, आपको क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन हो सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम लोग। चलिए मान लिया जाए आपको क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपको ये चारों वैल्यू पता चल जाएंगे। आपको लाइन के दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे, दैट इज P1 और P2 आपको गिवन होंगे। नाउ बोला जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये जहां जहां कट कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट का पता कीजिए। तो हम कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाएंगे, क्लिपिंग विंडो को बनाएंगे, देन लाइन को बनाएंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो इससे पता लगाएंगे, मान लिया जाए ये P1 डैश है, ये P2 डैश है, तो इसके कोऑर्डिनेट को और इसके कोऑर्डिनेट को, और जब दोनों पता लग जाएगा तो ये हमारा था निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, इसे इतने पार्ट को और इतने पार्ट को क्लिप कर देगा, ये हमारा विजुअल होगा। ठीक है, ये है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टूडेंट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।